हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी पर, जहां मैं प्रतीक जैन आपके साथ चल रहा था रैपिड एक्स एमसीक्यू रिवीजन की सीरीज में। तो उम्मीद है आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। आपका मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट रिवीजन करने के लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण और कारगर आपके लिए साबित होगी। बस आप लगातार जुड़े रहिए, बने रहिए। क्लास के क्वेश्चन आप पहले करने की कोशिश कीजिए। आपके पास में टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ पहले मिल जाएगी, तो आप एक बार खुद कीजिए, चाहे वीडियो को रोक करके कीजिए। खुद करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी यही क्लास। केवल आपके देखने से क्वेश्चन नहीं होंगे, खुद करना ही पड़ेगा, पेन आपको चलाना पड़ेगा। आपने एक बार कर लिया तो भी आप दोबारा देख लीजिए कि इसको करने का और आसान तरीका क्या हो सकता था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x प्लस वन किस बहुपद का एक गुणनखंड है। x प्लस वन किस बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर आपको गुणनखंड ज्ञात करना है तो आपके लिए इसमें सबसे आसान तरीका क्या होता है कि इसमें जो x प्लस वन, ये बोला कि x प्लस वन किसी बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका मतलब x का आप मान निकाल लीजिए कि x प्लस वन एक गुणनखंड है, तो x प्लस वन बराबर जीरो। इससे अगर किया जाए तो x बराबर माइनस वन रखें। आप सीधे से इसको x के जो वैल्यू है इसको उठा करके ऑप्शन में रख दीजिए। ऑप्शन में रखने पर जो ऑप्शन आपका जीरो हो जाएगा वही इसका एक गुणनखंड होगा। यानी कि गुणनखंड अगर इसका है तो ये वैल्यू आप इसमें रखोगे ऑप्शन में, तो ये सीधे सीधे मान जीरो हो जाएगा। तो x बराबर अगर माइनस वन आप चारों ऑप्शन में रख करके देख लीजिए, जो ऑप्शन जीरो होता है वही हो जाएगा आंसर। मान लीजिए हमने रखा ऑप्शन ए में रखा, तो x की वैल्यू माइनस वन अगर आप रखते हैं तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब क्या हो गया माइनस वन। भाई विषम संख्या में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन, माइनस इंटू माइनस वन क्या हो गया प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस वन। कि माइनस वन से प्लस वन गया और इसका आंसर आ गया आपके पास में दो। ये जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में वही रखा आपने मान, तो माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। यहाँ पे एक्स है, प्लस का एक्स है तो यहाँ पे आपने रखा तो माइनस वन। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन, ये माइनस वन है और ये प्लस वन है। यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा जीरो। मैंने यही बताया कि जो यहाँ पे बहुपद का एक गुणनखंड दिया हुआ है, गुणनखंड वाला मान ऑप्शन में उठा के रखिए। जो ऑप्शन जीरो हो जाएगा वही इसका एक गुणनखंड वाला मान हो जाएगा, उसी बहुपद का ये गुणनखंड हो जाएगा, मतलब आंसर आपका वही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कंप्लीट जीरो हो गया अगर आपने इसकी वैल्यू उठा करके ऑप्शन बी में रखी, यानी कि एक्स बराबर माइनस वन को आपने रखा, माइनस वन को रखते ही ये चीज जीरो हो गई, जीरो के इक्वल हो गई, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने एक बार करना सीख लिया तो क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यही चीज़ें आपको थोड़े बहुत बेसिक पता होने चाहिए, जो कि मैंने क्लासेस में करवा दिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बराबर माइनस वन है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ व्यंजक दिए हुआ है। इस व्यंजक में अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा तो आपको एक चीज़ तो पता है कि इसमें एलसीएम तो लिया जा सकता है। एलसीएम अगर आप लेते हैं एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई को वाई से गुणा किया, वाई को वाई से भाग दिया, तो एक्स को एक्स से गुणा किया तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ गया वाई स्क्वायर बराबर माइनस वन। आगे इसको और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो ये क्या है माइनस का एक्स वाई। अब इस माइनस के एक्स वाई को इधर की तरफ लिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये सब कुछ इधर आ गया, तो इसका मतलब इधर क्या हो गया जीरो। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। ये मान तो आपको दिया हुआ है। अब क्या पूछा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर आपसे पूछे जाए तो इस व्यंजक को आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, और वो होता है आपका एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस व्यंजक का मान होता है ये। सीधा सा फॉर्मूला सर्वसमी का है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए में मानो चाहे एक्स में मानो, किसी भी मानो, ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है, और इसका फॉर्मूला ये होता है। और हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान जीरो दिया हुआ है। अगर इसका मान जीरो दिया हुआ है तो इस पूरे का कंप्लीट मान हो जाएगा जीरो। इसका मान जीरो हो गया तो इससे भी गुणा कर देंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा आपके पास जीरो।
तो सीधी सी बात है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या हो जाएगा? 0। आंसर सी। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक व्यंजक दिया हुआ है और इसका मान पूछा हुआ है। इसका मान पूछा है तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया ए माइनस बी का क्यूब। फिर आपके पास में ये व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान जो दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके लिखा। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेते ही ये क्या बन गया, ये व्यंजक बन गया कुछ इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसका मान 0 हमारे पास में दिया हुआ है, ये बन चुका। उठा करके ये हमारे फॉर्मूले में रखा, फॉर्मूला रखते ही ये 0 हुआ तो कंप्लीट इसका मान हो जाएगा 0 और आंसर आ गया 0। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एक बेलनाकार पेंसिल जिसका एक सिरा नुकीला है, तो ये किसका संयोजन है? एक बेलनाकार पेंसिल है, ये पेंसिल हो गई बेलनाकार, इसका एक सिरा नुकीला है यानी कि ये पेंसिल छिली हुई है। ये समझ लीजिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे होती है पेंसिल। शॉर्पनर से छीली है तो इसी प्रकार से होगी। बाकी आपने ब्लेड से या नाखून से या किसी और चीज़ से छीली है तो किसी भी तरीके से हो सकती है। बाकी कुल मिला के ये बोला कि एक बेलनाकार पेंसिल जिसका एक सिरा नुकीला है, तो उसका संयोजन क्या होता है? संयोजन वाले क्वेश्चन आपके पास में दिए जाते हैं। तो संयोजन वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो हमने पिछली कई क्लासों में देख ली। आपको अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए क्वेश्चन आसान है कि भाई ये आपको समझ में आना चाहिए आकृति बन कौन सी रही है। यहाँ पे ये बन रही है, ये नीचे तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया बेलन। ऊपर जो ये है, ये आकृति के समझ डेवलप करने के लिए क्वेश्चन लिया कि आपके समझ होनी चाहिए कि आकृति बन कौन सी रही है। ये वाली आकृति है आपका शंकु। सीधी सी बात है, बेलन के ऊपर शंकु, तो शंकु और बेलन का संयोजन होती है ये वाली आकृति। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। पर इस पे बेस्ड आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपके पास में इनका मान दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इस प्रकार से जो आकृति बन रही है उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन निकालना है तो आपको इसका आयतन प्लस इसका आयतन, कि बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ लो। जो भी आपके पास में त्रिज्या ऊंचाई जो भी दी हुई है वो मान रखो और सीधे आंसर निकालो। क्वेश्चन आसान होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन सबसे पहले आपको आकृति बनानी आनी चाहिए और उसी को समझाने के लिए क्वेश्चन लिया गया है। आसान क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट। विमाओं, ये कुछ विमा दी हुई है और किसकी विमा दी हुई है? घनाभ कि 66 × 42 × 21 वाले घनाभ में से, घनाभ से 4.2 सेंटीमीटर वाली व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? ठीक है, ये बोल रहा है एक घनाभ दिया है जिसकी विमा ये है, तो घनाभ का आयतन निकाला जा सकता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ये तीनों दे दी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी मान लो, लंबाई एल बी एच, तो ये तो हो गया घनाभ का आयतन। दूसरी चीज इसने बोली है कि 4.2 सेंटीमीटर वाली व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? गोलियां, अब गोलियां बना रहे हैं, छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं, गोलियों की आकृति कौन सी हो गई? गोलाकार। और गोलाकार गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जहाँ पे आर का मान भी आपको दिया हुआ है, ये 4.2 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है, तो व्यास 4.2 है तो आर का मान क्या हो जाएगा? इसका आधा, 4.2 का आधा 2.1, 2.1। अब यहाँ पे इस तरीके से आप गोलियों का आयतन निकाला जा सकता है। लेकिन हमें क्या पूछा है कि इस घनाभ से कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। बात यह कि घनाभ से कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो हमसे पूछी गई है संख्या। और जब संख्या निकाली जाए, संख्या निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ऊपर आप रखो बड़े वाले का आयतन और नीचे रखो छोटे वाले का आयतन। यानी कि बड़े वाले का आयतन तो क्या है? घनाभ का आयतन, जिससे बना रहे घनाभ का आयतन, और नीचे रख दिया जाएगा जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि गोले का आयतन। बस, अब तो आप इसको कन्वर्ट कर ही सकते हैं कि घनाभ का आयतन तो क्या है आपके पास में? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और वो तो क्या होती है? 66 × 42 × 21, सीधे सीधे इसने दिया हुआ है। गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन आपको दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। बस, अब तो क्या है, इसका मान निकाल लीजिए। निकालते आपके पास में हो जाएगा, ये मान लीजिए यहाँ दशमलव हटाया, एक हटाया, दो हटाया, तीन हटाया, तीन दशमलव हटाया, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 1000। एक दशमलव हटाते एक जीरो लगेगी, तो तीनों दशमलव हटाते तीन जीरो लगा दिया। अब यहाँ पे आप काट दीजिए जो जो कट रहा है, कि 21 से कट गया 21, 21 से कट गया 42 दो बार, 7 से कट गया 21 तीन बार, और 3 से कट गया ये 3, फिर 22 से कट गया ये 66 तीन बार, सब कुछ ही कट गया तो। और क्या बचा? 4। 2 से कट गया ये दो बार, और 2 से कट गया ये 500 बार। आप खुद भी काट के देख लीजिए, अगर आपको कलर हल्का दिख रहा है तो आप काट के देख लीजिए, कट पिट करके आखिरी में आपके पास बचा है 3 × 500।
3 इंटू 500 और ये संख्या है आपके पास में 1500। भाई अगर ये काटा हुआ नहीं भी दिख रहा तो आपके पास में बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ ही कट गया। सब कुछ कटने के बाद में 3 इंटू 500 आंसर बचा आपके पास में 1500 गोलियां। तो क्वेश्चन कैलकुलेशन काफ़ी इजी थी, बस एक बार आपको जमाना है कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, संख्या निकालनी है। तो ऊपर रखा घनाभ का आयतन और नीचे रखा गोले का आयतन। मैं दिखा दूंगा आपको, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, आपको कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछता, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन भी नहीं पूछता, एक मीडियम स्तर के क्वेश्चन पूछता है। एक दो क्वेश्चन काफ़ी टफ ले रखते हैं, एक दो क्वेश्चन टफ रखना उनकी मजबूरी होती है क्योंकि पेपर का लेवल उनको हार्ड ही बनाना होता है। और मैथ्स हमेशा से टफ आई है, वो तो आपके लिए आसान बनाने के लिए प्रोग्रेशन एकेडमी हमेशा आपके लिए प्रयासरत है। मैं आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। आपको आसान से आसान किस भाषा में समझाया जा सकता है, ये आपको यहाँ क्लासों में अगर देखने को मिल जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। अब ये व्यंजक दिया हुआ है कि x की पावर 12/7 इंटू एक्स की पावर 7/12, इसका मान किसके बराबर है। सीधी सी बात है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है कि x की पावर 12/7 इंटू एक्स की पावर 7/12। अब यहाँ पे देख लीजिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। बेसिक सा तरीका है कि आधार समान तो घातें जुड़ जाती है। तो ये आधार समान है तो इसकी घातें हम जोड़ देंगे, घातें जोड़ दें तो ये हो गया 12/7 प्लस 7/12। इसको जोड़ा, आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो गया एक्स, ऊपर एलसीएम लिया 12×7=84 और यहाँ पे क्या हो गया 7 से गया 12 बार, 12×12 144 प्लस 12 से गया 7 बार, 7×7 49। तो कुछ कुल मिलाकर के इसको आगे सोल्व कर लीजिए कि x की पावर कितनी हो गई, हर में तो हो गया 84, ऊपर क्या हुआ 9 और 4 13, 5 4 9 193, x की पावर 193/84। आसान क्वेश्चन है काफ़ी, बस इसको देख करके डरना नहीं और गलत नहीं करना। हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत नहीं करना। पेपर थोड़ा लेंदी आता है, हो सकता है अगर आप मैथ्स से डरते हो, मैथ्स आपको कम आती हो तो मैथ्स को लास्ट के लिए रखिए। पर यह है कि ऐसा भी नहीं हो कि लास्ट में आपके पास में मिनट बच रहे 5 और क्वेश्चन बच रहे 10। आपको और क्वेश्चनों में थोड़ी तेजी रखनी पड़ेगी। जीके के क्वेश्चन आपको 1 मिनट से कम समय में करने पड़ेंगे क्योंकि 75 क्वेश्चन 75 मिनट, सॉरी 90 मिनट, 75 क्वेश्चन 90 मिनट होते हैं। तो एक क्वेश्चन 1 मिनट में करोगे, बाकी गोला भरने का भी टाइम चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन में जनरली 1 मिनट से ज़्यादा ही लगता है। नॉर्मली कोई क्वेश्चन होता है, कोई कोई क्वेश्चन होता है इसमें 1 मिनट से कम समय लगेगा, बाकी 1 मिनट से ज़्यादा ही लगता है। इसलिए आपको मैथ्स के रीजनिंग के 10 क्वेश्चन के लिए कम से कम 15 मिनट लास्ट में बचा के रखने, तब जा करके आपके पास में थोड़ा होगा। और बाकी का पेपर पहले कर लेना, क्योंकि इनमें अगर उलझ गए तो आप बाकी के पेपर को छोड़ सकते हो सकता है बाकी का पेपर आसान आ जाए। बाकी इससे संभावना बहुत कम है, पेपर पूरा ही टफ रहने वाला है जैसा पिछली बार रहा था। 40% का क्राइटेरिया क्लियर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा। बस ऐसा भी नहीं है जिसने यहाँ से पढ़ाई की है सब सब्जेक्ट ईमानदारी से पढ़े तो वो इसके 40% की बाउंड्री को डेफिनेटली क्लियर कर जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट। ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है और a² + 1/a² का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ए की वैल्यू यहाँ पे दे दी कि जो भी 3√5/2 और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई, ये व्यंजक का मान पूछा गया है। इस तरीके का कोई मान दिया हुआ है तो आपको या तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण कर देंगे तो भी आपके पास में कुछ आ जाएगा। ये समझ लीजिए ए का मान ये है तो 1/a का मान क्या हो जाएगा, या आप ये समझ लीजिए a + 1/a का मान निकाल लीजिए। अगर a + 1/a का मान आ जाएगा तो a² + 1/a² का मान आपको सीधे से पता है कि a + 1/a का मान यदि x है तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि a² + 1/a² का मान क्या हो जाएगा, वो होगा x² - 2। अगर इसका मान x है या फिर a है, a मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, हाँ a तो ये दिया हुआ है, x ही मान लीजिए। a + 1/a का मान x है तो a² + 1/a² का मान क्या हो जाएगा, x² - 2। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसके लिए जो व्यंजक दिया हुआ है उससे आप a + 1/a का मान निकाल लीजिए। a का मान a + 1/a का मान निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, a का मान तो क्या है 3 + √5/2। इस तरीके के व्यंजकों में क्या होता है, अक्सर जब परिमेयकरण करते हैं तो सारी चीज़ें आपस में कट के एक सिंपल सा कोई संख्या बचती है, अंडर रूट सब कट जाते हैं। कटने के बाद में बहुत सिंपल चीज़ बचती है। और क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं जहाँ पे आपके पास में अंडर रूट हो, ये हो, वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप उसमें अगर इसको उलझ जाएँ तो उलझते रह जाएँ। बात ये है कि ये परिमेयकरण करके या किसी भी तरीके से कट के एक सिंपल फॉर्म में बन जाते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में बनने के बाद में वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। बस वो है, ज़रूरी है कि आपको वो तरीका आता हो उसको करने का। तो हम करके देखेंगे। ए का मान तो ये है और 1/a का मान क्या हो जाएगा,
इसका जस्ट उल्टा 1/a, मतलब इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, इसको नीचे की तरफ लेके गया तो यहाँ पे 3 + √5 और ये गया ऊपर 2। ठीक है, अब नीचे की तरफ 3 + √5 है, इसको अलग से करके बताता हूँ मैं आपको। 2/3 + √5 है। इसका अगर परिमेयकरण करें, परिमेयकरण क्या होता है कि जो नीचे की तरफ अगर इस तरीके से अंडर रूट वाली कोई संख्या दी हुई हो तो इसको ऊपर और नीचे एक संख्या से गुणा कर देंगे, और वो संख्या क्या होगी, ये जो नीचे दी हुई है इसका नेगेटिव फॉर्म, यानी कि 3 + √5 है, इसको 3 - √5 से ऊपर गुणा कर दो और 3 - √5 से नीचे गुणा कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम संख्या से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा किया है तो पूरी जो संख्या है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये होगा कि इस तरीके से गुणा करने पे ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाएगी। सिंपल फॉर्म में कैसे, इसको अगर हमने गुणा किया तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर तो आया 2 × 3 - √5 सीधे सीधे, लेकिन नीचे क्या आ गया, a+b × a-b। a+b और a-b क्या होता है, a² - b², यानी कि नीचे क्या बचा, a² - b² √5 का स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करें 2 × 3 - √5 और नीचे की तरफ बचा 3 × 3 = 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5, और यहाँ पे ऊपर तो क्या बचा 2 × 3 - √5 बटे हुए नीचे क्या बचा 4, 2 से ये कट के 2 बार, और इस पूरे का कंप्लीट मान आ गया 3 + √5/2। इसका मान आ गया ये इसका। ठीक है, तो यहाँ से उठा करके हम इसको वापस इसमें रख देंगे। परिमेयकरण करना आपको आना चाहिए, फिर तो बाद में ये बहुत आसान होता है। एक बार इसको उल्टा करके आपको सीधे सीधे दिख जाएगा 3 + √5 है, 3 - √5 है तो 9 - 5 हो जाएगा और 4 बचेगा, यहीं दिख जाएगा। इसको आगे लिखते हैं तो सोल्व करें तो 3 + √5/2 प्लस 3 - √5/2। अब यहाँ पे आपको दिख गया ये 3 + √5/2 है और 3 - √5/2 है। अब तो सीधे सीधे इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे, दोनों तरफ 2 है, एलसीएम भी इसका क्या आ जाएगा सेम, इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, और ये ऐसे कैसे संख्या आ जाएगी, ये आ गया पूरा कंप्लीट, इसका 2 एलसीएम आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो ये माइनस के √5 से प्लस का √5 कट गया, तो ऊपर बचा आपके पास में 3 और 3 6, नीचे बचा 2, इसका मान आ गया 3। 3 किसका मान आया, a+1/x का, a+1/a का मान आया 3, तो a² + 1/a² का मान क्या हो जाएगा, इससे बस सीधी सी बात है। अब तो यहाँ से हम कर लेंगे, यहाँ से इसको किया तो 3 का स्क्वायर -2, और ये आ जाएगा आपका 9 - 2, आंसर आ जाएगा 7। बस फिर तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आंसर हो गया 7। ठीक है, चलेंगे भाई, यहाँ से आपने मान निकाल लिया सिंपल फॉर्म में, तो फिर तो इस फॉर्मूले में रख करके काफ़ी आसान है, आंसर आ जाएगा 7। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि यदि एक मध्यम विषम बंटन में बहुलक एवं माध्य के मान क्रमशः 6 लेमडा और 9 लेमडा है तो माध्यिका का मान क्या होगा। तो माध्य माध्यिका बहुलक में एक संबंध होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, और ये हम सीधे से इसमें मान रख देंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका 2 माध्य। बहुलक यहाँ दिया हुआ है 6 लेमडा, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका 3 × माध्यिका, ये तो हमें ज्ञात करना है, -2 × माध्य, 2 × माध्य, ये क्या हो गया, मोड मीन मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लेकर के गए इधर की तरफ, ये हो गया 6 लेमडा प्लस 9 दूनी 18, और ये 18 इधर माइनस के इधर जाकर के हो जाएंगे प्लस 18 लेमडा, और ये क्या बचा इधर 3 माध्यिका, और माध्यिका का मान सीधी सीधी क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 18 और 6 24, 24 लेमडा, ये 3 जाएगा नीचे, इसका आ जाएगा माध्यिका का मान, और वो क्या आ जाएगा, 3 से 24 को काटा तो ये आ जाएगा 8, 8 लेमडा। आसान क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले में रखाना था, और थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए लेमडा दिया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि a + b + c बराबर m है, और 1/a + 1/b + 1/c बराबर आपको 0 दिया हुआ है, तो पूछा है a² b² c² का समांतर माध्य क्या होगा। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन हमने एक पूरी क्लास में इस तरीके के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस की है। इसमें क्या करना है आपको, a + b + c का मान दिया हुआ है, इस तरीके से कोई भी व्यंजक दिया हुआ है, तो हमारे पास में सबसे पहले इसको देखते एक फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a + b + c का मान तो दिया हुआ है m, दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, ये व्यंजक, ये व्यंजक दिया हुआ है। इस व्यंजक से आपको एक चीज समझनी है
इस व्यंजक को सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना है। इसका अगर हमने सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन कैसे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया ए बी सी, इस तरीके काफ़ी क्वेश्चन किए, बस इसका तरीका यही है, आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर देना है और इस फॉर्मूले में रख देना है। सिंप्लीफिकेशन किया तो यहाँ पे आ गया, ए से ए गया, ये हो गया बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बराबर 0, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका 0, ये पूरा कंप्लीट 0 हो गया। तो फॉर्मूले में आपके पास सिर्फ इतना सा पार्ट बचा है, यही आपको देखना है। और ये क्या है, पूछा यही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का समांतर माध्य क्या होगा, जबकि ये आपको दिया हुआ है। अब सीधी सी बात है, जो दिया हुआ है उसका मान आप सीधे से रख दो। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है एम, ये तो हो गया एम का स्क्वायर। इधर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका समांतर माध्य यहाँ तो आपके पास आ गया। अभी तक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान तो आ गया एम स्क्वायर, और समांतर माध्य पूछा है। तो माध्य क्या होता है, इसका 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 माध्य क्या होता है कि तीनों का योग बटा 3, ये बटा 3, इधर बटा 3 लगाया तो इधर भी बटा 3 लगा दो और आंसर आ जाएगा आपका ये। इसको लॉन्ग मेथड से करना मैंने आपको क्लास में बताया, पर इसका शॉर्ट मेथड यही है। आपको इसका माध्य चाहिए, माध्य मतलब इसका 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 योग, योग हमारे पास पहले से आ रखा है, और माध्य के लिए आपको संख्या टोटल कितने आंकड़े हैं उसका भाग देना है। तो 3 का इधर भाग दिया, इसको इक्वल करने के लिए इधर भी 3 का भाग दे दो और आंसर आ जाएगा आपका एम स्क्वायर बाई 3। ये शॉर्ट मेथड है कि काफ़ी आसानी से आपने 2 ही स्टेप में ये मान निकाल लिया, कैसे भी आ जाए बस। ठीक है, चलते हैं, ये रहा बस, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं एक निश्चित कोड में इसको इसमें लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इसको लिख दिया इसमें, यहाँ पे क्या किया है आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ पे दिए हुए हैं। इससे जा रहा है ये किस पे, यहाँ पे जस्ट नीचे लिख लेते हैं हम, एस बी एम एम एफ यू टी एस एफ यू ओ जे। यहाँ देखिए, जे किसके पास में, आई के पास में, और आर के पास में है एस। तो हम इसमें देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, आई का जे में +1, एन का ओ में +1, आर का एस में +1, ए का बी में +1, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, सारे इसमें एक अपोजिट जा रहे हैं और +1 करके जा रहा है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया, तो इसका सेम टू सेम इसी में निकाल लो। इसका यहाँ पे जाएगा तो आर का एस, ई का एफ, एन ओ, ओ का पी, आई का जे, टी का यू, इस तरीके से ये हो जाएगा ओ पी जे यू, ओ पी जे यू। आगे और करेंगे, ओ पी जे यू, पी का क्यू, अब आ गया ओ पी जे यू, ओ पी जे यू, और यहाँ पे क्यू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल अपोजिट साइड में जा रहा है, सब बिल्कुल अपोजिट में जाते जा रहे हैं, और अपोजिट में जा करके ये हो रहा है +1, एक अगला बढ़ रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलेंगे नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी, वॉलीबॉल के भी कुछ खिलाड़ी है, वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी, बैडमिंटन के भी कुछ खिलाड़ी है। सब कुछ कुछ का संबंध है कि इसके कुछ इसमें है, इसके कुछ इसमें है। लेकिन क्या बोल दिया कि बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है, यानी कि इसके इसमें है, इसके इसमें है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इस तरीके का पहले और तीसरे का कोई संबंध नहीं है, इस तरीके का एक ही संबंध बनता है, और वो है ऑप्शन ए। ये बास्केटबॉल और ये वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वॉलीबॉल और ये आपका बैडमिंटन, ये आपके आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका इससे है, इसका इससे है। ये हो गया हमारा कुछ वाला संबंध। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन थे रीजनिंग के आप सब कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही है। तो इसी तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि काफ़ी इससे ज़्यादा अच्छे लेवल की होने वाली। क्वेश्चन उसमें थोड़े और जटिल होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।